नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो चलिए अब बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी 2.0 मंत्रिमंडल अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। शपथ ग्रहण के करीब एक सप्ताह बाद उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों को विभिन्न विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मंगलवार की रात इस संबंध में घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दर्जन से अधिक विभागों का प्रभार अपने पास ही रखा है। इनमें गृह, औद्योगिक विकास, न्याय, श्रम, उत्पाद शुल्क, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास और नागरिक उड्डयन विभाग शामिल है। वहीं सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति पर्यटन, जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई एवं लघु सिंचाई सहित 10 विभाग दिए गए हैं। वित्त, शहरी विकास, विधायी और संसदीय मामले, पुनर्गठन और जनगणना विभाग प्रेमचंद अग्रवाल को दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो चंदन राम दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सड़क परिवहन और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। सौरभ बहुगुणा की अगर हम बात करें तो उनको पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन, मात्रा विकास और चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग दिया गया है। इसके साथ ही गणेश जोशी की अगर हम बात करें तो उनको कृषि एवं किसान कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। अब हम बात करते हैं धन सिंह रावत को लेकर के, तो उनको स्कूली शिक्षा, इसके साथ ही संस्कृत शिक्षा, सहकारी उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सौंपा गया है। सुबोध उनियाल की बात करें तो उनको वन विभाग, चुनाव और तकनीकी शिक्षा विभाग सौंपा गया है। रेखा आर्या की अगर हम बात करें तो महिला अधिकारिता एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले की बात करें तो इसके साथ ही उनको खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी सौंपा गया है। तो फिलहाल 8 मंत्रियों ने जो शपथ ली थी उनको लेकर के जो बंटवारे हुए, साथ ही उनके विभाग जो है वो भी उनको सौंप दिए गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। अजय, जिसका अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को भी बेसब्री से इंतजार था, उत्तराखंड की जनता को, कि कब आखिरकार विभागों का बंटवारा होगा, किस मंत्री को क्या कुछ विभाग सौंपे जाएंगे। फिलहाल अब सबको विभाग सौंप दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है जो ताजा अभी हमें मिल पा रहा है? देखिए, लंबे समय से मंत्रियों को अपने विभागों का इंतजार था और सभी लोग ये चाहते थे कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा हो, ताकि आने वाले दिनों में जो कार्य योजना प्रदेश सरकार की है उस योजना के तहत उत्तराखंड में विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों काफी व्यस्त कार्यक्रम में शामिल थे। इस वजह से उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उनके विभागों का, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं कर पाए थे वो। अब उन्होंने कल देर रात मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ देखिए, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर काफी तरह से तालमेल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ 1-2 विभाग ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पर तालमेल का अभाव भी है। क्योंकि एक ही जैसे विभाग हैं जिनको 2 लोगों को बांटा गया है। जैसे वन विभाग सुबोध उनियाल के पास है, तो पर्यावरण विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। इसी तरह से श्रम विभाग मुख्यमंत्री के पास है और सेवा योजन विभाग दूसरे मंत्री को दिया गया है। तो इस तरह से कुछ विभाग ऐसे हैं जरूर देखने को मिले हैं जहां पर तालमेल बिठाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन वहां पर असमंजस की स्थिति दिख रही है। बाकी मुख्यमंत्री ने अपने पास 23 विभाग रखे हैं, जिसमें गृह है, इसके साथ साथ पेयजल है, सचिवालय प्रशासन है, इसके साथ साथ कई अन्य विभाग भी मुख्यमंत्री ने रखे हैं। आबकारी विभाग मुख्यमंत्री ने रखे हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य मंत्रियों को भी कई महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं। और खासतौर पर जो हम सतपाल महाराज की बात करें तो सतपाल महाराज एक ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। उनके पुराने विभाग वैसे के वैसे ही हैं। इसके साथ साथ सुबोध उनियाल एक ऐसे मंत्री हैं जिनके कई विभागों में फेरबदल किया गया, उनसे कई विभाग वापस लिए गए हैं। कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने पिछले कार्यकाल के दौरान काफी बेहतर कार्य किए थे, लेकिन अब कृषि विभाग जो है गणेश जोशी को सौंपा गया है। इसके साथ साथ धन सिंह रावत ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग में बहुत ज्यादा परिवर्तन तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन उनके विभागों में कुछ ज्यादा बदलाव के साथ साथ उनके कद में बढ़ोतरी जरूर की गई है। उनको प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और पिछले कार्यकाल के दौरान धन सिंह रावत पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं।
और इस बार भी उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। इसी तरह से रेखा आर्य की बात करें तो रेखा आर्य के पास महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की जिम्मेदारी थी और इस बार उनको खेल और युवा मामले की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 मंत्री ऐसे हैं जो नए मंत्री के तौर पर इस बार वो शामिल हुए हैं और तीनों बिल्कुल अजय, अगर हम बात करें तो इस बार 8 मंत्रियों ने जैसे कि मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें अगर हम बात करें तो 3 ऐसे मंत्री हैं जैसा कि आप बता रहे थे कि जिन्होंने शपथ ली है और उनको उसमें सौरभ बहुगुणा का नाम भी शामिल है, चंदन रामदास का नाम शामिल है। अगर हम सौरभ बहुगुणा की बात करें तो वे सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। देखा जाए तो धामी सरकार ने इन पर भी काफी ज्यादा जो विश्वास है वो देखने को मिला है, तमाम पद इनको भी दिए गए हैं। जी हाँ, देखिए सौरभ बहुगुणा के पास 4 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं और सौरभ बहुगुणा युवा चेहरे हैं और जिस तरह से उत्तराखंड बीजेपी युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और ये इसको लेकर के बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो अब सौरभ बहुगुणा ने भी ये कहा है कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उस पर वो काफी तेजी के साथ अमल करेंगे। अपने अधिकारियों के साथ वो अब बैठक करेंगे और बैठक के बाद आगे के जो दिशा निर्देश होंगे वो देंगे, क्योंकि सभी मंत्रियों को ये कहा गया है कि वो अपने 100 दिन की कार्य योजना को तैयार करें ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता ने जिस तरह से प्रदेश सरकार के ऊपर भरोसा जताया है उस दिशा में तेजी से काम हो सके। सौरभ बहुगुणा के पास पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन की जिम्मेदारी दी गई है। गन्ना विकास और चीनी उद्योग के साथ साथ उनके पास प्रोटोकॉल विभाग भी है। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी मंत्रियों को 4 विभाग हैं जो सौंपे गए हैं। इसके साथ ही अगर हम चंदन रामदास की भी बात कर ले तो वह भी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और इन पर भी काफी ज्यादा सरकार ने अपना भरोसा जाहिर किया है। देखिए, चंदन रामदास के पास भी काफी महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं उनको और समाज कल्याण एक बहुत बड़ा विभाग होता है। अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी उनके पास है। परिवहन विभाग, क्योंकि परिवहन विभाग हमेशा घाटे में रहा है और चंदन रामदास ने भी ये साफ किया है कि क्योंकि जो मंत्रालय उनको दिया गया है उसमें वो पूरी कोशिश करेंगे तन्मयता के साथ काम करें और अधिकारियों के साथ वो बैठक करके पहले विभाग की सारी रूपरेखा और कार्य प्रणाली को जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद उस दिशा में काम करेंगे। लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग भी चंदन रामदास के पास है, तो चंदन रामदास के पास भी करने के लिए काफी कुछ है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चूंकि पहली बार कैबिनेट में शामिल किए गए प्रेमचंद अग्रवाल, इनके पास वित्त मंत्रालय दिया गया है इनको और शहरी विकास और आवास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और चूंकि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है और प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है, तो अब उनको पूर्णकालिक तौर पर संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण विभागों को, मंत्रियों को बांटते हुए उनकी जो जिम्मेदारी तय की है और आपस में समन्वय बनाने की दिशा में पहल भी मंत्रियों को करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कई ऐसे विभाग हैं जो एक ही जैसे हैं लेकिन अलग अलग मंत्रियों के पास हैं। चाहे वन विभाग की हम बात करें, पर्यावरण की बात करें, श्रम की बात करें, सेवा योजन की बात करें, इस तरह के जो विभाग हैं उनमें आपस में मंत्रियों के बीच में समन्वय बना करके उनको चलना होगा और तभी जाकर के विकास की जो गति है वो आगे बढ़ पाएगी। कुल मिलाकर के मंत्री भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको जल्द से जल्द विभाग मिले, विभागों का बंटवारा किया जाए। उत्तराखंड की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, विपक्ष के लोग भी इंतजार कर रहे थे कि उनको मंत्रियों का विभाग जल्द से जल्द बटे ताकि मंत्री अपने काम को करें और विपक्ष के लोग विधानसभा के सत्र के दौरान उनसे सवाल लगाएं, उनसे ये पूछें कि वो किस तरह से अपने विभागों में समन्वय बना करके अधिकारियों के साथ काम करेंगे और कैसे। बिल्कुल देखना होगा अजय, आखिरकार सभी मंत्री अब किस तरीके से आगे अपना कार्यकाल संभालेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव लाया गया और दिवंगत विधायक हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर मंत्री और विधायकों ने दिवंगत हरबंस कपूर के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए यहाँ के हरबंस कपूर ने हमेशा ही लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखा और उनका सौम्य व्यवहार ही था कि वह लगातार 8 बार विधायक चुने गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और 8 बार विधायक रहे हरबंस का बीते दिसंबर को 76 साल की उम्र में निधन हो गया था। हरबंस कपूर ने 2017 में कैंट विधानसभा से चुनाव जीता था। ऐसे में आज उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सदन में शोक प्रस्ताव लाया गया और दिवंगत विधायक हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हरबंस कपूर का राजनीतिक अनुभव किसी से छुपा नहीं रहा। लगातार 8 बार जनता से उन्हें कैंट क्षेत्र की बागडोर सौंपी गई थी। हरबंस कपूर का सियासी व्यवहार और कुशलता उन्हें दूसरों से काफी अलग बनाती थी। सियासत की लंबी पारी की वजह से उनसे हर कोई उन्हें अच्छी तरह से जानता था और इस बात से ही उनकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी रही। वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ दूसरे दिन भी तीखे तेवर अपनाए। सत्र के दूसरे दिन कांग्रेसी विधायक कानून व्यवस्था को लेकर के मुखर दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया। वहीं सदन शुरू होने से पहले अनुपमा रावत के साथ कांग्रेसी विधायकों ने एकजुट होकर सदन के बाहर सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। विधानसभा सत्र के पहले दिन जहां कांग्रेस की एक तरफ से हरिद्वार विधायक अनुपमा रावत सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आई, तो वहीं आज दूसरे दिन विपक्ष के सभी विधायक एकजुट होकर अनुपमा रावत के साथ नजर आए हैं। सदन शुरू होने से पहले अनुपमा रावत के साथ कांग्रेस विधायक भवन कापरी, हरीश धामी, राजेश भंडारी ने एकजुट होकर सदन के बाहर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण से विधायक और हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत लगातार उनके विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन उन्होंने कांग्रेसी विधायकों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश की। अगली खबर का रुख करते हैं। चमोली जिले के दसौली ब्लॉक के गांव खेनूरी मोटर के बुरे हाल हैं। यहां के वाहन चालकों का कहना है कि हम लोग अपनी जान पर खेलकर सवारियों को ले जाते हैं। इस सड़क को देखने वाला कोई नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हम लोगों की मजबूरी है। चमोली प्रशासन और पीएमजीएसवाई विभाग को अवगत करा दिया गया है, फिर भी मोटर मार्ग की हालत खराब है। वहीं आपको यह भी बता दें कि खेनूरी प्रधान और स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की काफी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। इस सड़क की स्थिति है वह काफी ज्यादा खराब है। चमोली से खेनूरी गांव की सड़क 2008 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन 2013 की आपदा में सड़क काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहीं दूसरी ओर जब पीएमजीएसवाई विभाग से अगर बात की जाए तो इस बारे में हमने स्थिति जानने की कोशिश की, तो इसके बाद शिवम रावत का कहना है कि यहां पर एक कमेटी भी बन गई है। सीडीओ चमोली और एसडीएम चमोली ने यह कहा कि निरीक्षण भी किया गया है और अभी हमने इसकी डीपीआर शासन को भी भेज दी है। इसकी जानकारी अब मैं यानी एचईओ शिवम रावत की अगर हम बात करें तो हम इसका जरूर संज्ञान लेंगे। उन्होंने कहा इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क की क्या कुछ व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। चमोली से खेनूरी क्षेत्र पर ना तो सड़क का अलाइनमेंट ठीक है, इस क्षेत्र में जब गाड़ियां चलती हैं तो धूल लोगों के घरों में भी घुस जाती है। इसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत कई बार की, लेकिन उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया गया, जिसको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिला। रुड़की में अधिभार जमा होने के बावजूद तय मंत्री में शराब न दिए जाने से नाराज शराब ठेकेदारों ने आबकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने कहा कि उन्हें पूरी मात्रा में शराब उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा उनके द्वारा जमा अधिभार को अगले आर्थिक वर्ष में समाहित किया जाए। आपको बता दें कि रुड़की के आबकारी कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान देशी शराब दुकान के संचालक जोगेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2021-22 का अंतिम माह चल रहा है, इसलिए माह के अंत से पूर्व कोटा उठान किया जाना है, जिसको लेकर के अधिभार जमा होने के बावजूद भी शराब विभाग द्वारा दुकानों का निर्धारित मानसिक कोटा नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि शराब कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।
गौरीकुंड केदारनाथ से बर्फ को हटाकर पैदल मार्ग आवाजाही लायक बना दिया गया है। इसके साथ ही अब केदारनाथ में मौसम साफ होने पर पिछले कुछ महीनों से बंद चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू होने वाले हैं। केदारनाथ में अब कम ही बर्फ है, कुछ स्थानों पर ही बर्फ जमी हुई है। ऐसे में अब प्रशासन की 6 मई से शुरू हो रही यात्रा तैयारियों का समय जो है वो सामने आ गया है, जिसको लेकर के बर्फ भी साफ कर दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है। केदारनाथ यात्रा शुरू करने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पहले चरण में केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्च से ग्लेशियरों को हटाकर के रास्ता तैयार किया गया है। अब केदारनाथ धाम तक पैदल और घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू कर दी जा रही है। द्वितीय चरण में अब धाम में पेयजल संचार और विद्युत आपूर्ति सुचारू की जाएगी। इसके लिए विभिन्न विभागों की टीमों का केदारनाथ पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में अवैध रूप से सड़कों पर बैठे लोगों पर निगम की आक्रामक कार्रवाई देखने को मिली। मंडी बाईपास से शुरू हुई कार्यवाही पुलिस फोर्स के साथ मंगल पड़ाव स्थित सब्जी मंडी पर पहुंची। अतिक्रमण किए हुए लोगों के ठेलों और फड़ों को हटवाया गया। इस दौरान पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों से कई लोगों की जमकर बहस भी हुई। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि अभी मुख्य सड़कों पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्य बाजार का भी निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। और नगर निगम के संयुक्त टीम ने लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है, जिसमें आज हम मंडी बाईपास से यहाँ मंगल पड़ाव तक पहुँचे हुए हैं। अभी हमने सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटाया है। इसके बाद जो मुख्य बाज़ार है उसके लिए हम लगातार मुनादी कराएंगे और पर्याप्त समय देंगे। उसके बाद मुख्य बाज़ार में अतिक्रमण हटाने का अभियान किया जाएगा। लेकिन अभी हम हमारे मुख्य मार्गों पर हमारा फोकस होगा। सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटाने के दौरान आपने देखा होगा कि वो कितना बड़ा बीमारी का अड्डा बना हुआ है। पूरे सड़क को कब्जा कर रखा है। ठेले पर जिनका व्यवसाय करने का अधिकार है उन्होंने खोखे बना करके 4-5 दुकानों के बराबर में पूरा कब्जा कर रखा है। टीन सेट बना रखे हैं, पॉलिथीन को ढक रखा है, अर्थात पूरे उस एरिया को खराब कर दिया है। ठेले पर व्यवसाय करने की अनुमति है, ठेले पर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। अभी नैनीताल रोड के पूरे अतिक्रमण हटाने के बाद अन्य मार्गों का प्लान बनाते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, और इसमें पहले बैठक करके अपील पूरे शहरवासियों से की गई थी कि जिनका भी अतिक्रमण है रोड पर चलने के लिए स्थान छोड़ दें। प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं के और बच्चों के चलने के लिए जगह नहीं बची हुई है। उसी क्रम में ये अभियान लगातार पूरे क्षेत्र में भी बरेली से नैनीताल रोड पर चलाया जा रहा है। और आपके माध्यम से भी लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि चलने का स्थान छोड़ दें। जब चलने का स्थान होगा कम से कम तभी व्यक्ति मार्केट में सुरक्षित रूप से व्यक्ति आ सकेगा। ना कोई महिला निकल पाती है, ना कोई बच्चे निकल पाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो निश्चित ही आज फिर मैं आप लोग के माध्यम से ही अपील कर रही हूँ कि कृपया हमें अपना सहयोग प्रदान करें और जो भी ये अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार के शिवालिक नगर कॉलोनी में टेंट गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसे देखकर आसपास के लोग जमा हो गए। आसपास के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने करीब 30 मिनट के बाद आग पर काबू पा लिया। टेंट गोदाम में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोदाम में आग लगने से करीब 12 लाख का नुकसान हुआ है। पूरा मामला रानीपुर कोतवाली का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग काफी ज्यादा भयानक लगी थी, जिसको बुझाने में करीब 30 मिनट लगा है और लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार गुलदार और बाघ के हमलों की खबर सामने आ रही है। ताजा मामला हल्द्वानी के भदेऊ गांव से सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग महिला अपनी बहू के साथ घास काटने जंगलों में गई थी। बहू जंगल में पेड़ पर चढ़कर घास काट रही थी तो सास नीचे से घास को इकट्ठा कर बांध रही थी। इस बीच बुजुर्ग महिला पर एक गुलदार ने घात लगाकर हमला कर दिया। घटना के बाद वन विभाग ने घटनास्थल के आसपास सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसके अलावा ड्रोन से बाघ की तलाश भी की जा रही है। फतेहपुर के रेंजर KR आर्य के मुताबिक कल सुबह से घटनास्थल के पास पिंजरे भी लगा दिए गए हैं।
के बलूटी कक्ष संख्या 3 में एक घास लेने को गई महिला धनुली देवी, जिसकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है, उसको टाइगर या गुलदार द्वारा मार दिया गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है और पीएम के लिए भेज दिया गया है। सर कहाँ गई थी लेडीज? ये घास लेने के लिए जंगल को गई हुई थी। कुछ इनपुट मिला है सर, क्या था जानकारी क्या है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। घटनास्थल से हमारे द्वारा सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, उसके डीएनए रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। ऐसा कुछ है सर जो पहले गुलदार एक्टिव था या वही है जिसको लेके हाथी भी लगाया गया था? ये ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है। जब तक हमारे पास डीएनए रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसी के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। सर्च अभियान या कुछ? सर्च अभियान अभी आज हमारे द्वारा ड्रोन से आसपास के क्षेत्रों में सर्च किया गया, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकला और 5 कैमरे हमारे द्वारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कद इस बार और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस बार उनके विभागों में बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। इसी कड़ी में एफएम न्यूज ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से खास बातचीत की। उन्होंने सभी विभागों को लेकर कहा कि अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार करेंगे। जल्दी वह अधिकारियों के साथ बैठक कर 100 दिन के एजेंडे पर काम भी करेंगे। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हैं। धन सिंह रावत जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद आपका। इस बार आपके विभागों में बदलाव हुआ है, कई विभाग और दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सारी जिम्मेदारी आपके पास है। देखिए, शिक्षा विभाग में 2-3 चैलेंज हमारी सरकार में हैं। पहला तो यह है कि हमको टीचरों की नियुक्तियां करानी है। दूसरा यह है कि प्राचार्यों के जो पद खाली हैं उनको जो है हमको भरने हैं, तो चाहे वो डीपीसी के माध्यम से भरे जाएं, चाहे हम डायरेक्ट भरें। इसकी प्रक्रिया भी हम 100 दिन में पूरी करेंगे और हम एक पारदर्शी सरकार देंगे, एक ईमानदार सरकार देंगे और एक जवाबदेही सरकार देंगे, जो जनता के प्रति क्या हो, जवाबदेही हो। और सबका साथ सबका विकास, ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको ये जिम्मेदारी दी है और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। पिछली सरकार में भी आप पूर्णकालिक शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और इस बार भी आपको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। कितने चैलेंज रहेंगे, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है? देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि 100 दिन में आपको सब कुछ जो है पता चल जाएगा कि कितने काम हमारी सरकार की प्राथमिकताएं में हैं, कितने हम काम कर रहे हैं। हम 100 दिन का एजेंडा तय कर रहे हैं। अभी तो 17 विधानसभा का, लेकिन कल और परसों में अपने विभागीय समीक्षा करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में हमको काबिज किया है, उस विश्वास को हम कम नहीं होने देंगे। कई ऐसे विभाग हैं जो पहले के ही विभाग हैं आपके पास, उन विभागों की किस तरह की रूपरेखा रहेगी, अधिकारियों को कैसे दिशा निर्देश देंगे? और कई बार ऐसा सुनने में आया है, देखने में आया है कि बीजेपी के ही विधायक यानी सत्ताधारी दल के विधायक ये बात कहते रहे कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो अधिकारियों पर कैसे लगाम लगाया जाएगा? देखिए, मेरे साथ एक बड़ी सुविधा यह है कि अधिकारी भी अच्छा काम करते हैं हमारे साथ में, कार्यकर्ता भी अच्छा रहते हैं और विधायक लोग भी अच्छा रहते हैं। मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं कहा है कि कोई नहीं, भाई अगर आप अच्छा काम करें तो सब सुनेंगे आपकी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये डिपेंड करता है मंत्री पे कि मंत्री अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कैसे काम लें। धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। एफएम न्यूज़ के लिए देहरादून से अजय पांडे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज।